हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, योर चैनल ट्रैवल विथ भाविक मारू। दोस्तों, मैंने अपना एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया था जो मैंने एक वीडियो में अपलोड किया है कि मैं कौन हूं। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार है तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा इंट्रो दे देता हूं कि आई एम अ हिस्ट्री टीचर एंड आई एम अ ट्यूटर फॉर सिविल सर्विसेज इन गुजरात। तो मेरे इस व्लॉग में आपको न सिर्फ जगह देखने को मिलेगी लेकिन उसकी हिस्ट्री भी जानने मिलेगी। दोस्तों, ये मेरा गोवा का पहला व्लॉग है। तो इस पूरी गोवा सीरीज में हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर नॉर्मल पीपल नहीं जाते। मतलब क्या एबनॉर्मल जाते? नहीं दोस्तों, नॉर्मली ज्यादातर लोग जाते हैं गोवा में बीचेस पे, जाते हैं टिटोज लाइन पे, जाते हैं बार्स में, रेस्टोरेंट में। ये सब चीज नॉर्मली गोवा में होती है। लेकिन अगर आपको रियल गोवा को एक्सप्लोर करना है तो मैं आपको ले जाऊंगा 500 साल पीछे। जी हाँ दोस्तों, पोर्टुगीज आए थे, उस समय से लेके पोर्टुगीज कहां रहते थे, आज भी वो जगह कैसी है। और दोस्तों, आप भले ही 5 से 6 बार गोवा गए हो, लेकिन क्या ऐसा देखा है कि हमारी कार एक बोट में बैठ के सीधा जाएगी एक आइलैंड पे, और उस आइलैंड पे रहते थे बहुत सारे पोर्टुगीज। आज भी वहां पर गोवा की क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है। इसी व्लॉग में हम देखेंगे दोस्तों कि गोवा का जो कसिनो है, वो कसिनो सिर्फ गोवा में ही क्यों है और वो जमीन पे क्यों नहीं है, और गोवा के कसिनो से आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं हम इस व्लॉग में देखेंगे। और आखिर में हम गोवा के लोकल गोवियन पीपल से सी बात करेंगे और हम जानेंगे गोवा का रियल मीनिंग क्या है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा गोवा का व्लॉग। तो चलो दोस्तों, थोड़ी इंफॉर्मेशन गोवा के बारे में कलेक्ट करते हैं। गोवा भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि हमारा एक राज्य है, फिर भी वो सबसे ज्यादा वेल्थीएस्ट है। गोवा की पर कैपिटा इनकम सिक्किम के बाद भारत में दूसरे नंबर पे आती है और तीसरे नंबर पे दिल्ली है। दोस्तों, गोवा पे पोर्तुगीजों का राज 450 साल रहा था, तो सबसे ज्यादा चर्च हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि भारत में सबसे ज्यादा बीचेस यानी कि समंदर किनारा गोवा में है, तो इसीलिए गोवा को कैपिटल ऑफ बीचेस बोला जाता है। और दोस्तों, गोवा 1961 में भारत ने पोर्टुगीजों से अपने हाथ में लिया और फिर जाके 1987 में गोवा एक स्टेट बना था। स्टेट बनने के बाद गोवा की कैपिटल हुई पणजी। लेकिन एक बात बता दूं कि गोवा का सबसे बड़ा शहर है वास्को दी गामा। गोवा में 2 जिले पड़ते हैं। और दोस्तों, आपको मैं ये बात बता दूं कि गोवा पणजी रिवर के किनारे पे बसा है और गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी। और दोस्तों, आपको मैं ये भी बता दूं कि भारतीय संसद में राज्यसभा में गोवा से 1 और लोकसभा में गोवा से 2 संसद सभ्य है, उसका चयन होता है। दोस्तों, हमारी फ्लाइट 7:05 की थी, फिर भी मैं 3 घंटे ऑलवेज एयरपोर्ट पे जल्दी पहुंच जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा काम रहता है। सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे आके आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करनी होती है, तो आपको एक सिक्योरिटी चेक इन पास करना पड़ता है, जिसमें आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट का। फिर जाके आपको आपकी जो बैगेज है, लगेज है, वो आपकी एयरलाइन का जो काउंटर होता है वहां पर जाके वो आपको सबमिट करनी होती है और वो आपको एक बोर्डिंग पास देंगे। उस बोर्डिंग पास की मदद से आप अंदर मेन जो सिक्योरिटी चेक इन होता है यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब आप वापस नहीं आ सकते, एक बार आपकी एंट्री हो चुकी, अब आपको जाना है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन हो जाता है, फिर जाके आप सीधा चले जाते हो आपका जो गेट है जहां से आपकी फ्लाइट निकलती है। मैंने सुना था कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पे 10 रुपए की चाय, 20 रुपए का समोसा और पानी की बोतल मिलती है। मैंने बहुत जगह पर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। और एक रोस्ट टी करके एक काउंटर था, वहां पर मैं गया और बहुत ही सस्ते में, मतलब एयरपोर्ट पे सस्ते में 90 रुपए में 2 समोसे और एक चाय पी मैंने। दोस्तों, वो जो 10 रुपए 20 रुपए वाली जो काउंटर है वो आपको नीचे मिलेगी बिफोर यू चेक इन। तो वो नीचे है, ऊपर नहीं, आप खास ध्यान रखें। फिर क्या था दोस्तों, एयरपोर्ट पे थोड़ा टाइम पास किया, सब जगह देखे, और फिर हम ढूंढ रहे थे कि एयरपोर्ट में बहुत सारा बदलाव हो चुका है, तो क्या नया बदलाव आया है। तो हमने देखा कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पे अब जाके वहां पर रेस्टोरेंट के लिए अलग से फूड कोर्ट बनाया गया है, मस्त नया सा। और अगर आपको कुछ खाना है तो आप वहां से खा सकते हो। फूड कोर्ट है, अलग अलग कंपनी की वहां पर आपको फ्रेंचाइजी है, आप जो खाना है ऑर्डर करो। मस्त से सोफा लगा दिए गए हैं, वहां पर बैठो, आपको चार्ज करना है अपना फोन तो भी आपको मिलेगा। फिर क्या था, हमारा बोर्डिंग का टाइम हो चुका था। बोर्डिंग 1 घंटे पहले शुरू हो जाती है, आप ध्यान में रखिए।
तो बोर्डिंग के लिए आपको फिर से लाइन में खड़ा रहना है और फिर आपको बोर्डिंग क्लियर होने के बाद आपको ले जाया जाएगा एक बस में। आपकी जो भी एयरलाइन है उस एयरलाइन की बस होती है जो आपको अपनी फ्लाइट तक ले जाती है। कई बार क्या होता है कि फ्लाइट है वो गेट पे ही नहीं होती, गेट से थोड़ी दूर होती है, तो आपको कंपल्सरी एयरलाइन के व्हीकल में बैठना होता है जो ज्यादातर एसी बस होती है। जगह मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 से 3 मिनट की दूरी होती है। तो हमें जगह मिल गई थी क्योंकि पूरी बस खाली थी, तो हम बैठ गए। फिर हमारी बस निकल पड़ी हमारी फ्लाइट की ओर और फिर हम पहुंच गए हमारी फ्लाइट पर। और फ्लाइट में शांति से बैठने के बाद 45 to 50 मिनट्स में ही पहुंच गए हम गोवा। दिस इज नाइट व्यू ऑफ आवर ब्यूटीफुल स्टेट गोवा। एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको चेक कर लेना है कि आपका जो सामान है वो कौन से बेल्ट पे आता है। तो वहां पर डिस्प्ले में लिखा होता है कि बेल्ट नंबर 1, 2, तो आप वहां पर चले जाइए। और सबसे पहले गोवा में एयरपोर्ट पे उतरते ही एयरपोर्ट के अंदर ही किसके दर्शन हुए हमें? वाइन शॉप के, क्योंकि भाई ये गोवा है तो यहाँ तो वाइन शॉप ही होगी ना, सही है। और हमारे बेल्ट से फिर जाके हमने हमारा सामान कलेक्ट किया और फिर हमने कॉल किया हमारी होटल पे, लेकिन होटल ने बोला कि आपका बुकिंग कैंसिल हो चुका है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, गोवा में एयरपोर्ट पे ही आते ही हमें गोवा का कल्चर दिखने लगता है। बहुत अच्छी सी गोवियन पीपल की स्टेचूज बनाई गई है और हर टूरिस्ट प्लेस पे अगर आप जाओगे तो एयरपोर्ट के बाहर सबसे पहले आपको दिखेगी टैक्सी की बहुत सारी दुकानें। तो आप टैक्सी वहां से बुक कर सकते हैं अपने होटल तक, या तो आप मेरी तरह पहले से ही कार रेंट कर ले ताकि आप ऐसा मजा कर सके। कार रेंटल होता क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, कार रेंटल ऐसा एक कंसेप्ट है, आप कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर सर्च कर ले कि कार रेंटल्स इन गोवा, इन मनाली, वेर एवर यू गो। तो आपको वहां पर कोई कार ओनर होगा, उसकी या तो कंपनी होगी, वो आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपके जरूरत के हिसाब से आपको वो कार पूरे दिन के लिए रेंट पे दे देता है। और वो अपना ड्राइवर नहीं भेजता साथ में, आपको ही ड्राइव करना है, आपको जहां जाना है जाओ, पेट्रोल डीजल कुछ भी परवाह ना हो, जितना परवाह ना हो उतना भरवाओ। लेकिन ये सबसे बेस्ट ट्रैवल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप अगर बाहर जाते हो फैमिली के साथ तो कार रेंट कर ले। अगर आप एयरपोर्ट से दाबोलिम एयरपोर्ट से अगर आप जाते हो कहीं भी अपने होटल की जगह पर नॉर्थ की साइड, तो रास्ते में पणजी आता है और पणजी का जो ब्रिज है वहां से आपको दिखेगा ये ब्यूटीफुल नजारा। और दोस्तों, ये क्या है पता है? यही है कसिनोस गोवा के, जो बहुत ही पॉपुलर है गैम्बलिंग के लिए। हाँ, हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे लास्ट में कि कसिनो कैसा होता है। सो स्टे ट्यून, वो भी आएगा, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। लेकिन बेहतरीन बेहतरीन मजेदार वो सीन होता है। और दोस्तों, अब हम जो रात को आए तो बहुत लेट हो चुके थे और फिर हम बागा कलंगट के नज़दीक में रुक गए और फिर जाके हमने टीटोस गली है वहां पर हमारा एक होटल बुक किया था, तो हम सीधे चले गए टीटोस लेन में। हमको नहीं पता था कि 4 व्हील लेके अंदर नहीं जाना चाहिए, मतलब नो एंट्री नहीं है लेकिन नहीं जाना चाहिए। वहां पर बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे क्लब्स है और आप देख सकते हैं कि बैंकॉक जैसा एक छोटा बैंकॉक आपको इस गली में नजर आएगा। ज्यादातर लोग जो पार्टीज के लिए आते हैं वो लोग टीटोस लाइन पे आते ही हैं। और अगर आप जाते हो गोवा में और पार्टी करने, तो मैं तो बोलूंगा टीटोस लाइन जाओ। मेरा 6 से 7 बार गोवा हुआ, लेकिन दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैं टीटोस लाइन पे आया। फिर भी अंत तक ड्यू टू माय शेड्यूल मैं नहीं जा सका था एक भी क्लब या एक भी बार में। नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगा टाइम लेके तो ऑफ कोर्स अंदर भी जाऊंगा और एंजॉय भी करूंगा, क्योंकि लाइफ यार दोस्तों एंजॉय करने के लिए है, क्या पता कल हो ना हो। तो फिर ये है टीटोस लाइन, जिसको हम डिटेल में फिर से देखेंगे। और रात को हमने बहुत दिक्कतों का सामना किया
होटल ढूंढने में। Booking.com में हमारी होटल कैंसिल हो चुकी थी क्योंकि हमने एडवांस पेमेंट करना था, हमें नहीं पता था और हमने नहीं किया, तो हमारी जो Booking.com पे जो हमने बुक की थी वो होटल कैंसिल हो गई। फिर जाके हम बहुत सारे रूम्स पे गए देखने के लिए कि अच्छा कोई होटल मिले, लेकिन देयर वाज नो होटल एट बजट। तो आप समझ सकते हो कि रात को अगर आप सीधा जाते हो 12 बजे या 1 बजे कोई होटल रखने, तो वो लोग आपको क्या बोलेंगे, ज्यादा ही पैसा बोलेंगे। तो फिर हमने एक होटल, वहाँ पर रूम स्टे था, वहाँ पर हम दोस्त थे, तो फिर हम रह गए। और फिर दूसरे दिन हमने एक नई होटल की, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात शेयर करूँगा कि अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, इंडिया में या अब्रॉड में, कहीं भी, आप जहाँ पर भी घूमने जा रहे हो उसका पहले पूरा प्लानिंग कर लो। अगर आपने Booking.com से या तो किसी प्राइवेट वेबसाइट से अगर आपकी होटल की बुकिंग की है, तो आप ये ध्यान में रखें कि आपको होटल पे पहुंचने से पहले आपको उनको कितना एडवांस देना है, नहीं देना है, वो सब आप एक बार ठीक से देख ले। एक्चुअली हुआ क्या, आज गोवा में मैं ये मेरा 7वीं बार है गोवा। मैंने पहली बार इतनी सारी दिक्कतों का सामना किया है, अब बात मत पूछो। पहली बार मैं स्पेशली व्लॉग के लिए आया हूँ गोवा में, लेकिन मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। मैंने बुक किया था Booking.com से एक रिसोर्ट, और मैं सीधा गोवा चला आया, और मैंने मैसेज नहीं पढ़ा था कि उन लोगों को मेरे अकाउंट से उनको 25% उनको पे करना था। मैंने नहीं किया, और फिर मैं रात को जब एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने फ़ोन किया कि आई एम कमिंग टू योर होटल, देयर इज़ बुकिंग ऑन द नेम ऑफ भाविक दिनेश भाई मारू। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि देयर वॉज, मतलब कि था, अभी नहीं है, क्योंकि आपने पैसे नहीं भेजे तो हमने किसी और को रूम दे दिया। फिर जाके हमें बहुत दिक्कत हुई रूम ढूंढने में, क्योंकि Booking.com में रात को 12 बजे मैं किस तरह से रूम ढूंढूं। और कोई गोवा में एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है कि मैप्स पे जो दिखाते हैं वो जगह एक्चुअली में वहाँ नहीं होती है, और कार लेके अगर आप जाते हो तो आपको होटल पे पहुँचने में नाक में दम आ जाएगा। फिर जाके हम एक होटल में रुके हैं, यहाँ पर ठीक है, रूम रहने लायक है, लेकिन जो हमने सोचा था वैसा नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी आप बाहर घूमने जाते हो तो प्लानिंग पूरा ठीक से देख लीजिए, कब की फ़्लाइट है, कहाँ पर होटल है, होटल को प्री पे करना है कि आफ्टर पे करना है, सब देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों, आप बागा या कलंगिट में अगर स्टे करते हो तो आपको सुबह नाश्ते करने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी रेस्टोरेंट मिल जाएगी बजट में। आपको बहुत ही बढ़िया टेस्टी ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। और गोवा की चाय, गोवा की विस्की तो पॉपुलर है ही, लेकिन गोवा की चाय मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी गोवा आता हूँ तो यहाँ की चाय का जो जायका होता है वो डिफरेंट ही होता है। मैं हर बार जो मेरे साथ होता है उसको मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे पूरे गुजरात में ऐसी चाय कहीं नहीं मिलती, और गोवा के हर रेस्टोरेंट में आपको वो चाय मिल जाती है। तो आप अगर गोवा आते हो और आप चाय के शौकीन हो तो किसी अच्छी रेस्टोरेंट पे आप चाय पीजिए। दोस्तों, अगर आपको मॉन्यूमेंट्स देखना पसंद है, या तो फिर चर्च देखना पसंद है, मंदिर देखना पसंद है, तो ये सब आपको गोवा में रास्ते में बीच सड़क में मिल जाएंगे, चौराहे पर। जैसे आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर गोवा में जितने भी चौराहे हैं वहाँ पर इतने बेहतरीन और बढ़िया से आपको चर्च दिख जाएंगे हर रास्ते पे, और मंदिर भी दिख जाएंगे आपको बहुत सारे, क्योंकि पहले यहाँ पर पोर्टुगीज़ रहते थे, एंड यू नो दैट पोर्टुगीज़ वेर क्रिश्चियंस। एंड उसके बाद भी जितने इंडियन यहाँ पर रहे तो उनमें से ज़्यादातर वो लोग क्रिश्चियनिटी को अपना चुके थे, तो उन सब के लिए बहुत सारे चर्चेज है गोवा में।
आप गोवा घूमने के लिए आते हैं और आपके पास ऑब्वियसली आप बाहर से आओगे, गोवा के बाहर से, तो आप फ्लाइट में आओगे या तो फिर ट्रेन में आओगे, तो आपके पास अपनी कार नहीं होगी, तो आप अपनी कार गोवा में रेंट कर सकते हो। मैं हर बार गोवा आता हूँ, मैं कार रेंट कर लेता हूँ। हमारा स्टे होता है मोर देन 3 डेज। तो अगर हम एयरपोर्ट से लेके गोवा जहाँ पर अपनी होटल है, सिटी है, वहाँ पर आएंगे तो उसके पैसे लगेंगे, फिर घूमने के पैसे अलग से लगेंगे। तो अगर आप 4-5 दिन के वो अलग से अगर कार बुक करेंगे, उसके पैसे अगर गिनोगे तो इससे कई ज़्यादा होंगे। और ये आपको जैसी कार चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छे जितने कार रेंटल्स है उसके नंबर डाल दूंगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं ऑटो कार चलाता हूँ घर पे, तो यहाँ पर भी हम 2 ही लोग थे, तो यहाँ पर मैंने कार बुक की, वो भी ऑटो है और i20 स्पोर्ट्स है। और चलो अब हमें निकलना है अगोड़ा फोर्ट, तो निकलते हैं। और उस फोर्ट का पूरा हिस्ट्री मैं आपको वहाँ जाके बताऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आई एम ए हिस्ट्री टीचर। सो बढ़िया सा मैं आपको थोड़ा पोर्टुगीज़ों का हिस्ट्री बताऊंगा और किस तरह से पोर्टुगीज़ लोग यहाँ पर आए गोवा में, पहले कहाँ थे और फिर कहाँ गए, कैसे गए, सब बात हम करते हैं आगे जाके। अगोड़ा फोर्ट जाते जाते रास्ते में हमें बेहतरीन एक बढ़िया सी एक रिवर दिख गई और वहाँ पर एक शिवालय भी दिख गया। सो इसका हम ड्रोन शूट लेंगे जब हम रिटर्न होंगे। वेट एंड वॉच। एक बढ़िया सी राइड खत्म करके हम पहुंचे फोर्ट के नजदीक। तो फोर्ट के नजदीक आप जाओगे तो आपको बहुत सारी भीड़ दिखेगी, बहुत सारी कार्स दिखेगी, लेकिन आप ये मत समझिए कि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। दोस्तों रास्ता छोटा है और कार्स बहुत सारी होती है, इसलिए यहाँ पर लगता है कि क्राउडेड है। लेकिन अगर आप टिकट लेने के बाद अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अगोड़ा फोर्ट इतना बड़ा है कि वहां पर कोई भीड़ नहीं होगी। सो वंस यू कम टू गोवा यू मस्ट विजिट अगोड़ा वंस। ओके, तो ये तो गोवा में आते हो तो अगोड़ा फोर्ट तो देखना है, क्योंकि आप अपने को घूमना है तो फिर हिस्ट्री भी थोड़ी थोड़ी देखनी है ना भाई। ऐसे ही थोड़ी ना कि बीच पे जाएंगे, बियर पिएंगे और भागेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप कोई भी जगह पर जाते हो तो वहां का कल्चर और हिस्ट्री, इन 2 चीज को तो आपको जानना ही चाहिए, तभी जाके आपकी जो जर्नी है वो कंप्लीट होती है। तो फिर दोस्तों हमने टिकट विंडो से जाके टिकट ली। टिकट का रेट है इंडियन सिटीजन के लिए 25 रुपीज। और फिर जाके एक सिक्योरिटी चेक इन है, तो सिक्योरिटी चेक इन पे गए तो हमें पता चला कि यहाँ पर ड्रोन अलाउड नहीं है। तो अगर दोस्तों आप ड्रोन लाते हो तो वो आपको अंदर ही नहीं ले जाने देंगे। तो आपको क्या करना है, आपका ड्रोन है या तो आपकी कार में रखना है या तो आपको होटल पे ही रखना है। दोस्तों अगोड़ा फोर्ट पे ड्रोन अलाउड नहीं है। तो फिर क्या था, हम वापस गए, फिर हमने अपने कार में ड्रोन रखा और फिर वेलकम टू गोवा अगोड़ा फोर्ट, द फोर्ट ऑफ पोर्टुगीज इन हिस्ट्री। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं अगोड़ा फोर्ट, अ वेरी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ गोवा। दोस्तों आप सबको पता हो या ना हो, मैं आपको बताऊं कि गोवा का इतिहास बहुत ही पुराना है। गोवा का एक नाम मिलता है गोवकपट्टनम और एक नाम मिलता है गोवापुरी। यहाँ पर शुरुआत में राजपूतों का शासन था मध्यकालीन युग में, और फिर जाके यहाँ पर बहमनी साम्राज्य का शासन हुआ। बहमनी साम्राज्य में
जो बीजापुर के शासक थे उन लोगों ने गोवा को जीत लिया था और यहाँ पर आदिलशाही शासन चलता था। फिर जाके एक बार विजयनगर साम्राज्य ने गोवा को विजित किया, लेकिन थोड़े समय बाद फिर से आदिल शाह ने गोवा विजयनगर साम्राज्य के पास से अपने हाथ में ले लिया। अब दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पर गोवा में आदिल शाह का शासन चल रहा था। तभी 1510 में पोर्टुगीज़ गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क वो गोवा में आता है और सामने जो समंदर दिखता है वहीं से अपनी बड़ी बड़ी जहाज़ लेके आया और आदिल शाह को हराया और गोवा को 1510 में पोर्टुगीज़ों ने अपनी राजधानी बनाई और वो आगे जाके 1961 यानी कि 1961 तक ये गोवा है वो पोर्टुगीज़ों के हाथ में रहा था। दोस्तों ये जो फोर्ट है अगोड़ा फोर्ट वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा को अपने कब्ज़े में लिया उसके 100 साल बाद यानी कि 1612 में बना था, क्योंकि यहाँ पर मराठाओं का शासन आ चुका था और मराठाओं और डच इन दोनों को यहाँ से खदेड़ने के लिए अगोड़ा फोर्ट बनाया था। तो यह है हिस्ट्री अगोड़ा फोर्ट की। और आज भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग गोवा में जो आते हैं वो अगोड़ा फोर्ट को देखने को आते हैं। सालों पहले ऐसा होता था कि ऐसी बड़ी बड़ी टावर खड़ी करते थे और उस पे लोग वॉच टावर की तरह इसका उपयोग करते थे। यहाँ से लोग देखते थे कि दूर समंदर से अगर कोई अपना अपोनेंट आता है तो वो सामने से ही दिख जाए और वो सबको खबर कर दे। दोस्तों और एक फैक्ट चेक आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप अगोड़ा फोर्ट आते हो तो एक ख़ास बात अपने प्लानिंग में सेट करके आए कि आप समर में ना आए जैसे कि मैं आया हूँ। दूसरी बात कि आप विंटर में भी आते हो तो दोपहर को ना आए। यहाँ पर ज़्यादा देखने को कुछ नहीं है, ये समंदर है, यहाँ से आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन पूरे गोवा में समंदर है ही। लेकिन ये जगह पर आप अगर स्पेशली फ़ोटोशूट के लिए आते हो तो वो मज़ा वाली बात नहीं है। मतलब आपको इंस्टा वाला वो पोज ये यहाँ नहीं मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल। और एक ही वॉच टावर है जो फोर्ट में अभी बचा हुआ है, बाकी सब टूट गया है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अगोड़ा फोर्ट से थोड़ा आप लेफ़्ट मुड़ेंगे तो अगोड़ा म्यूज़ियम आएगा और अगोड़ा म्यूज़ियम में जाने के लिए आपको अलग से कार का पार्किंग 100 रुपीज़ देना पड़ेगा और उसकी भी आपको टिकट मिलेगी। और अंदर जाके फिर आपको म्यूज़ियम की भी एक अलग टिकट लगेगी। अब देखते हैं कि एक्चुअली में क्या ये वर्थ है कि नहीं। लेट्स सी। वाह, हमें अपना झंडा दिख गया, सब कुछ दिख गया। मतलब आधी मज़ा तो यहाँ से आ गई। और वाह सीरियसली यहाँ पर बढ़िया सा समुद्र का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। तो फाइनली टिकट का पैसा वसूल हो गया अंदर आते ही। लेट्स सी इनसाइड नाउ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बेहतरीन समंदर का नज़ारा है और इसी गर्मी में बादल छाए हुए और उसका मज़ा ये बोटिंग वाले लोग ले रहे हैं। अब हम जा रहे हैं दोस्तों अगोड़ा जेल म्यूज़ियम। दोस्तों ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं वो म्यूज़ियम में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन मैं एक टीचर हूँ। आई टीच हिस्ट्री इन गुजरात फॉर सिविल सर्विसेज। तो मुझे हिस्ट्री में जो भी कुछ भी घटना घटी है वो मैं पढ़ाता हूँ, तो उसका प्रूफ देखना है, ऑथेंटिक है या नहीं है। तो उसी हिसाब से मैं म्यूज़ियम देखता रहता हूँ और देखना भी चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और हम जो पढ़ते हैं बुक्स में और एक्चुअली में जो हिस्ट्री है उन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो अब हम जाएंगे सीधा फोर्ट अगोड़ा जेल म्यूज़ियम में और मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर पवन कम चल रही है लेकिन भारत का राष्ट्रध्वज यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा दिख रहा है। और अगर आपको फोर्ट में जाना है, सॉरी म्यूज़ियम में, तो आपको यहाँ से एक टिकट लेनी पड़ेगी जिसका रेट भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। उससे पहले देखिए उस ज़माने की कैनन इतनी छोटी छोटी होती थी लेकिन धमाका बहुत बड़ा करती होगी ये। तभी तो पोर्टुगीज़ लोग वहाँ से यूरोप से आए और यहाँ के राजा और नवाब थे उन सबको डरा दिया था इसी तोप की मदद से।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं टिकट का रेट से हम इंडियन सिटीजन्स के लिए एडल्ट का 200 रुपीज़ है, सीनियर सिटीज़न का 100 है और बच्चे लोग के लिए 100 रुपीज़। और अगर आप आर्म फोर्स में है किसी भी तो आपको फ्री में है। चलो अब हम हमारी टिकट ले लेते हैं। तो दोस्तों म्यूज़ियम में आते ही हमें बहुत ही एक अच्छी सी एक महिला की एक मूर्ति देखने को मिली। आप इसे एक बार देखो ध्यान से और आप सोचो कि ये क्या होगा। आप उसके हाथों में देख सकते हैं कि ये हाथ में ये कलाइयाँ नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जंजीर है जो हमने तोड़ी है, हम इंडियंस ने। तो ये भारत माता है और ये बताते हैं कि हम जितने भी जो फॉरेनर्स के अंडर में हम शासित थे, या तो हम बोल सकते थे कि हम पोर्टुगीज़, ब्रिटिशर्स, इन सब के नीचे हम गुलाम थे, वो गुलामों की जंजीर है वो तोड़ दी है। तो ये भारत माता का स्टैचू है और गोवा के प्रसिद्ध विष्णु महादेव करके एक स्कल्पचर्स थे, उन्होंने ये बनाया था। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। शाम को यहाँ पर मज़ा आता होगा कि सामने बहुत सारी छोटी छोटी बोटिंग हो रही है, बहुत सारी बोट्स है और बहुत सारे सैलानी जो टूरिस्ट आते हैं वो उसमें घूमना पसंद करते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन में ये तोप लगी है। तो ये कैनन पोर्टुगीज़ लाए थे अपने साथ और इस कैनन की मदद से ही मैं बोल सकता हूँ कि पोर्टुगीज़ों ने इंडिया में रूल किया था। मैं आपको दूसरी एक बात बताता हूँ दोस्तों कि यूरोप में से बहुत सारी अलग अलग ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, फिर स्वीडिश आए एंड डचीज़ भी आए, सब लोग आए। लेकिन समंदर में सबसे ज़्यादा चलती थी किसकी पता है? पोर्टुगीज़ों की। और इसी कैनन की मदद से उसके एक गवर्नर थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई थी। उसका मतलब ये था कि अगर आपको समंदर में यूरोप से लेके एशिया, इंडिया तक कहीं भी अगर आपको अपनी जो बोट है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है तो आपको वो अपना प्रोटेक्शन देंगे आर्म से, मतलब हथियार से। उसके लिए आपको उसको पे करना पड़ेगा, एक परमिट लेनी पड़ेगी, जिसे वो बोलते थे कार्टेस आर्मडा सिस्टम। शहंशाह हिंदुस्तान अकबर ने भी एक बार ये टैक्स देना पड़ा था, उसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, और अकबर ने भी उसका मतलब टैक्स दिया था। तो पोर्टुगीज़ों का पावर ब्लू यानी वाटर, पानी कैसा होता है? ब्लू वाटर पॉलिसी, पानी में ज़्यादा था। और अंत तक, आज तक ये कैनन आपको गोवा में दिखने को मिलेगी। हिस्ट्री आपको टच करने और महसूस करने मिलेगी। तो दोस्तों आप ऊपर से माउंटेन देख रहे होंगे। इस माउंटेन में से फ्रेश वाटर है वो यहाँ पर आता था इस फोर्ट में। दोस्तों पोर्टुगीज़ लोग फ्रेश वाटर को अगोड़ा बोलते थे, फ्रेश वाटर का एक्सट्रीम यानी झरना। तो दोस्तों ये अगोड़ा फोर्ट है, ये इसी माउंटेन से जो फ्रेश वाटर आता था उसी के नाम से पड़ा है। पोर्टुगीज़ लोग फ्रेश वाटर को क्या बोलते हैं? अगोड़ा, इसीलिए इसका नाम पड़ा अगोड़ा। दोस्तों म्यूज़ियम में आते ही आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट दिखेगी। ये लोग वो है जो गोवा, दीव और दमन को पोर्टुगीज़ों से आज़ाद कराने के लिए वो लड़े थे, शहीद हुए थे। फ्रीडम फाइटर्स फॉर द लिबरेशन ऑफ गोवा, दीव एंड दमन। जो 1961 वाली जो लड़त थी उन सब के ये हीरो है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चौहान मिलेंगे आपको, भगत मिलेंगे आपको, यहाँ पर आपको देसाई मिलेंगे, यहाँ पर गायकवाड़ मिलेंगे, हिंदे, जाधव, कांबले, कामत, खुमसे, मनियार, अय्यर, भारत के सभी कोने कोने से जो लोग उस टाइम में आर्मी में थे, उन सभी लोगों ने गोवा को आज़ाद कराने के लिए अपना खून बहाया है। तो गोवा इज़ नॉट ओनली फॉर ओनली गोवियन पीपल, इट्स फॉर इंडिया, बिकॉज गोवा इज़ नाउ इंडिया। आपको जेल के अंदर का माहौल बताता हूँ कि किस तरह से पुराने टाइम में जेल हुआ करती थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बंदे को उल्टा करके
पोर्टुगीज़ जेलर उसको कैसे पीट रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको ये देख के सिर्फ ऐसा लग रहा होगा कि पोर्टुगीज़ इतने हार्श थे। नॉट ओनली पोर्टुगीज़ दोस्तों, पोर्टुगीज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, हमारे एक समय के नवाब थे, राजा थे, सभी लोग अपने जितने भी वो उस टाइम के उसकी जो प्रजा थी, वो अगर कोई उससे गद्दारी करती है तो इसी तरह से टॉर्चर किया जाता था। तो वी शुड फील लकी दैट वी आर बोर्न इन इंडिपेंडेंस इंडिया, फ्री इंडिया। अदरवाइज़ हम भी किसी के सामने कुछ नहीं बोलते। सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर डेमोक्रेसी, वी शुड रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि हमें ऐसी खुली हवा में जीने का मौका मिला। तो दोस्तों अब मैं आपको उस जेल में लेके जा रहा हूँ जो गोवा नेशनलिस्ट के जो हीरो थे, डॉक्टर टी.बी. कुन्हा, उन्हें यहाँ पर रखा गया था, जिन्होंने पोर्टुगीज़ों से गोवा को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी की थी। सो ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ गोवा नेशनलिज्म। उनको यहाँ पर रखा गया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी सेल है, क्योंकि आपको भी पता है ही वॉज लीडर। अगर उनको कुछ करते तो जो लोग थे, उनके फॉलोअर थे, वो बहुत बड़ा एक रायट कर देते। तो दोस्तों जेल में ही नीचे एक चैपल बनाया गया था, चर्च आप देख सकते हैं। यहाँ जो अफसर थे या तो कोई रॉयल डिग्निटरीज आते थे तो उन लोगों को प्रेयर करने के लिए यहाँ पर जगह बनाई थी। और कहते हैं कि उस टाइम पे जो प्रिजनर्स क्रिश्चियन थे या तो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना चाहते थे, उन लोगों को यहाँ पर प्रेयर करने की अनुमति थी। तो दोस्तों लग रहा हूँ ना कैदी नंबर 007। ठीक है, मजाक छोड़ते हैं, सही बात पे आते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये उस टाइम का ये प्रिजन है, जेल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटी जगह है। यानी कि जो क्रिमिनल या तो कोई नेशनलिस्ट पर्सन अगेंस्ट पोर्टुगीज़, जो लोग कुछ काम करते थे, उन लोगों को यहाँ पर रखा जाता था। और ये बड़ा सा एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे कैदियों को साथ में रखा जाता था जो एक साथ इकट्ठा पकड़े गए हो। और इसके पीछे भी जेल है, उसके पीछे भी जेल है, आप देख सकते हो। और पूरी सिस्टम इस तरह से बनी हुई है कि अगर कोई एक प्रिजनर को अगर कोई मारता है जेलर, तो उसकी आवाज़ सभी जगह पर जाए, ताकि दूसरे प्रिजनर से वो डर जाए कि आगे कुछ पोर्टुगीज़ के अगेंस्ट में नहीं करना है। तो ये खौफ था पोर्टुगीज़ का दोस्तों कि नेशनलिस्ट पर्सन आए वो गोवा में, वो आफ्टर 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद। लेकिन उसके पहले जो पोर्टुगीज़ थे, ब्रिटिशर्स थे या कोई भी थे जो पोर्टुगीज़ के अगेंस्ट थे, गोवा की टेरिटरी में, दीव दमन गोवा की टेरिटरी में अगर पोर्टुगीज़ के अगेंस्ट में कोई क्राइम करता था, उन सभी लोगों को इसी जेल में रखा जाता था। वो सिर्फ देख सकते थे तो यही बड़ा सा समंदर और कुछ नहीं। वो सोचते होंगे कि कभी ना कभी इस दीवार को कूद के हम निकल जाए समंदर के रास्ते कहीं और, लेकिन वो इतना इजी भी नहीं होता था दोस्तों। तो दोस्तों ये भी विष्णु महादेव ने ही बनवाया है एक स्कल्पचर। इस स्कल्पचर में आप देख सकते हो कि गोवा लिबरेशन मूवमेंट चल रहा था जब, ऑपरेशन विजय, तब हमारे बहुत सारे प्रोटेस्टर थे, जो स्वतंत्र सेनानी थे, वो सब लड़े थे। और जो भी पकड़े जाते उसे पोर्टुगीज़ लोग बेरहमी से मार डालते थे। और तभी इन लाशों को लेके जो बचे हुए लोग हैं वो इसी तरह से गांव में जाते थे। तो हमें ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। आज़ादी के पीछे बहुत सारे लोगों का खून बहा है नदियों की तरह।
respect our nation, respect our democracy. तो दोस्तों, मैंने पूरा म्यूज़ियम देखा और आफ्टर माय विज़िट मैं आपको बोल सकता हूँ कि म्यूज़ियम में कुछ देखने लायक ख़ास चीज़ है नहीं। अगर आप 3 दिन 2 दिन के लिए गोवा में आते हो तो ये म्यूज़ियम देखने आने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जेल म्यूज़ियम है। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको देखने को मिले कि जैसे आपकी हिस्ट्री का नॉलेज बढ़े या तो आप फ़ोटोज़ खींच सके, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। सो वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन अगर आपको पुराने टाइम में समंदर के किनारे जेल कैसी थी कोस्ट लाइन पे, अगर वो देखनी हो तो एक बार आप विज़िट कर सकते हैं इस म्यूज़ियम को। अदरवाइज़ एंजॉय करें गोवा को। तो हम चलते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन पर। अगोड़ा से लौटते ही हमने लगा दी सीधी हमारे स्विमिंग पूल में छलांग। तो हाँ दोस्तों, इस होटल में स्विमिंग पूल इंक्लूडेड था और मुझे ऐसे ही होटल पसंद है जहाँ पर स्विमिंग पूल हो, क्योंकि आप पूरे दिन ट्रैवल करते हो तो आपको पानी में जाके आराम से थोड़ा चिल भी मारना चाहिए। और दोस्तों, मैं बचपन से ही स्विम करता हूँ। हमारे पालीताना में जहाँ पर मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ पर एक हवा महल है राजा का। तो वहाँ पर स्विमिंग पूल था और पर आवर 5 रुपीज़ वो चार्ज करते थे। हम बहुत छोटे से तब थे, वो 5 रुपए दे देकर स्विमिंग सीख गए थे। सो जस्ट एंजॉइंग एंड मैं पानी पे सो भी सकता हूँ दोस्तों, सही में दिखा रहा हूँ, देखिए। और आप आधे से 1 घंटा तक पानी में ऐसे आराम कर सकते हैं। फिर क्या था दोस्तों, शाम हो चुकी थी और हम भी रेडी हो गए अपने गोवा स्टाइल के शूट में और हम निकल पड़े चिल मारने। कहाँ पर? तो बागा बीच, कलंगट बीच, टीटोज लाइन। यस दोस्तों, शाम हो जाती है गोवा में तो बीच या तो टीटोज लाइन, दोनों में से एक। तो अब हम पहुंच गए हैं टीटोज लाइन। चलो सुनते हैं भाविक मारू से। गोवा में टीटोज लेन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उन लोगों के लिए जो पार्टी करना चाहते हैं। अगर गोवा में आते हो और पार्टी नहीं करते हो तो ये तो ऐसी बात हो गई कि सोमनाथ जाते हो और आरती नहीं करते हो। दोस्तों, यहाँ पर देखो, ये टीटोज लेन है। यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं जहाँ पर लोग नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। और जस्ट ये बागा बीच के सामने है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं बागा बीच नाइट व्यू में। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बिना पिए भी एंजॉय किया जा सकता है, गाया जा सकता है, नाचा जा सकता है और सब कुछ किया जा सकता है। बस वाइब बन जाना चाहिए। और बागा का बीच हो, इतने बढ़िया बढ़िया गाने बज रहे हो और वाइब ना बने, ये तो कोई बात ही ना हुई। तो फिर जाके हमने थोड़ा सा पहले राउंड लगाया और फिर क्या था, बैठ गए हम एक रेस्टोरेंट पे और शुरू हो गया खेल। तो दोस्तों, दूसरी बात बता दूं कि अगर आप अकेले भी गए हो या तो कोई एक फ्रेंड के साथ गए हो, दोनों आप दोस्त हो, मेल हो या तो दोनों फीमेल हो, आपको गोवा के किसी भी
बार एंड रेस्टोरेंट में जाते हो जहाँ पर डांस चलता है, तो वहां पर जाए और आप खुल के नाचिए। हर लोग आपसे जल्दी ही घुल मिल जाएंगे और आपसे बातें करने लगेंगे। दिस इज गोवा। एंजॉय। तो दोस्तों ये था हमारे गोवा सीरीज का पहले 2 दिन का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कृपया करके अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए। और इफ यू आर प्लानिंग फॉर गोवा ट्रिप यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट योर गोवा टूर। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे सब नंबर, सब इंस्टा की आईडी, एवरीथिंग इज गिवन। सो आप वहां पर हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अभी 2 दिन का ट्रिप खत्म हुआ है, अभी 2 दिन बाकी है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।